Hello everybody, welcome back to our YouTube channel. This is Arshad here. Today we will discuss about alkane properties. ठीक है, alkane चैप्टर हम लोग पढ़ना है और इनके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में। Properties are two types. Properties are two types: physical and chemical. Physical and chemical. ठीक है, फिजिकल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे चेंजेस जिसको हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं, और केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन। ठीक है बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन के बारे में। तो पहली की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट कार्बन से 4 कार्बन तक ये होती है गैस। नेक्स्ट इसी में 5 to 7 नंबर कार्बन लिक्विड एंड हायर कार्बन नंबर, हायर कार्बन नंबर। अगर हायर कार्बन नंबर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर तो वो सॉलिड स्टेट को शो करेंगे। ठीक है, ये इसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट होता है वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है किसी भी लिक्विड का। ठीक है, तो एल्केन में इनके क्या जिक्र चल रहा है? एल्केन में ये रहेगा इनका कि अगर आपको कोई 4-5 एल्केन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो आप उसको इन ट्रिक्स से बता सकते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रिक है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आता है लेंथ ऑफ कार्बन चेन। जितनी लंबी कार्बन चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की चेन जितनी लंबी होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा या उनका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एक इसमें और कंडीशन है कि अगर किसी भी नॉर्मल एल्केन के अंदर ब्रांचिंग होने स्टार्ट होती है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, अगर increase
अगर किसी एल्केन के अंदर ब्रांचिंग होने लगती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगता है, यानी कि ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ब्रांच चेज के अंदर बढ़ जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ब्रांचेज कम होंगी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इन सबको हम निकाल सकते हैं। ठीक, इन चीज़ का आप यूज़ करिए और आसानी से किसी भी एल्केन का आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो एल्केन जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे तो किस में डिजॉल्व हो जाएंगे, नॉन वाटर सॉल्युबल। एल्केन आर सॉल्युबल इन नॉन सॉल्वेंट नॉन नाउ आप लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेकंड आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम देखने जा रहे हैं, तो यानी कि रिएक्शन जो होगी वो केमिकल के साथ में होगी। तो उनको हम देखते हैं कौन कौन सी एल्केन रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें शो करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन को पहले समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम लोग कोई भी अगर गेम खेलते हैं और उस गेम में अगर कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं आप। तो उसी तरीके से इन रिएक्शन के अंदर भी होता है कि एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल या आयन को चेंज रिप्लेस करके दूसरा आयन या मॉलिक्यूल उसकी जगह पे आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल का मतलब होता है कि किसी भी कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, जिसको हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को समझने से पहले इसकी थोड़ी सी
बेसिक चीज़ जान लेते हैं। इसके अंदर फ्री, जब हम फ्री रेडिकल सॉल्यूशन कराते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो वो होमोलिटिक होता है। होमोलिटिक का मतलब ये होता है कि सेम या हम क्लोरीन ले लें या हम हाइड्रोजन ले लें, यानी कि दो ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी तो इनके बीच में जब बॉन्ड का ब्रेक होगा तो ये इक्वली एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, शेयर कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। इस तरीके से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस क्या होता है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं जिनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और उस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे के सामने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वहाँ पर होमोलिटिक होगा, और अगर डिफरेंट है तो हेटेरोलिटिक प्रॉब्लम होता है, हेटेरोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे टूट जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में। किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं सिर्फ दो टाइप टूटता है, होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक में। अगर हेटेरोलिटिक में टूटेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, और होमोलिटिक में टूटेगा तो रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम इसमें यूज़ करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो होमोलिटिक फिजन होते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 और हमने यहाँ पर ले लिया Cl2, RH Cl2 है, और हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस है। इससे क्या होगा, ये यहाँ पर RCl बन जाएगा और इधर HCl रिमूव हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि यहाँ पर एक हमारे पास एल्केन है, इसकी रिएक्शन में क्लोरीन से कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, एक Cl HCl के साथ निकल जाएगा और एक R के साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। अब इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखने से पहले हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं कि कितने इसमें एटम ऐड होंगे। तो CH4 की हम इसकी रिएक्शन करा देंगे क्लोरीन के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3Cl। फिर से इसकी रिएक्शन करा देंगे क्लोरीन से, तो क्या होगा, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे, फिर से इसमें एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा और Cl3 हो जाएगा। लास्ट में फिर से एक बार करा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा CCl4। इसका मतलब ये होता है कि जब तक रिएक्शन करता जाएगा तब तक इसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेंगे ये क्लोरीन से रिएक्ट करता जाएगा और एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करता जाएगा और Cl को ऐड करता जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि इस रिएक्शन में कैसे वर्क किया जाए। मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म समझने के लिए इसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, यानी कि हमारे पास चेन, पहला स्टेप लेते हैं हम लोग, स्टेप फर्स्ट जो है चेन
चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना या इनको रेडिकल में तोड़ना। जैसे हमारे पास एक क्लोरीन एटम है, जो दोनों कंबाइन है, Cl2 है। इसको अगर हम H की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। हम बता चुके हैं क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इसमें हो रहा है होमोलिटिक फिशन H की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर हमने जो एरो बनाया है वो हाफ हेड है, ना कि फुल हेड है। फुल हेड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग या शेयरिंग, और हाफ हेड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग या शेयरिंग। ठीक है, इसको आप याद रखना है आपको। तो यहाँ पर बात हो गई फर्स्ट स्टेप की। सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम लोग। स्टेप सेकेंड, इसको हम बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन का मतलब होता है जब तक रेडिकल बनते रहेंगे रिएक्शन होती रहेगी, और जब हम इसका टर्मिनेट करेंगे जब इसमें रेडिकल का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो किसके साथ में रिएक्शन करानी है, इसमें हम ले लेंगे पहला स्टेप CH4 प्लस Cl रेडिकल। तो जैसे ही हम Cl रेडिकल के साथ में इसकी रिएक्ट कराएंगे तो ये एक हाइड्रोजन ले लेगा और इधर बना देगा CH3Cl। ठीक है, और इधर निकल जाएगा H रेडिकल। फिर से हम उठाएंगे CH3C, फिर से रिएक्ट करा देंगे Cl से, फिर से क्या होगा, CH2 होगा और Cl2 हो जाएगा, और फिर से H रेडिकल रिमूव होगा। फिर से हम वाले को उठाएंगे CH2 Cl2 रेडिकल से रिएक्ट कराएंगे, इससे रिएक्ट करेगा फिर से, और फिर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH Cl3, और फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी है, अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन और बचा है Cl3 रेडिकल से रिएक्ट करेगा क्लोरीन रेडिकल से, और फिर से यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा था वो भी रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CCl4, और फिर से एक हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में बच जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। लेकिन क्या यहाँ पर देखने को मिला है, यहाँ पर रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल बच रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन रेडिकल बच रहा है, तो क्या होगा, कितने बार यहाँ से हाइड्रोजन निकले, 4 बार निकले, और हमें इन चारों को बैलेंस भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। फर्स्ट स्टेप में बैलेंस करने के लिए 4 लगा देंगे, इससे क्या होगा, 4 रेडिकल ये बन जाएंगे और 4 रेडिकल ये बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 है, 4 दूनी 8, 8 3 4 ये और 4 ये। ठीक है, जैसे ये 8 हो जाएंगे, अब ये वाले 4 तो हमने यूज कर लिए, यहाँ पर एक ये और एक ये। ठीक है, इन चारों को हमने यूज कर लिया इधर। अब हमारे पास 4 ये बचे हैं, 4 ये बचे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ले लेंगे, स्टेप हमारा है थर्ड, इसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, हमारे पास 4 Cl रेडिकल प्रेजेंट है पहले से, और 4 हाइड्रोजन हमारे पास निकले ही हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 4 HCl
का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास एक स्टेप थे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इन तीनों स्टेप में पहला स्टेप था हमारा इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, दूसरा हमारा चेन प्रोपोगेशन और थर्ड हमारा था चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन के अंदर हमने देखा कि दो रेडिकल को अलग अलग जोड़ लिया सिंगल इलेक्ट्रॉन में, और चेन प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि ये जब तक रेड्स करते जाएंगे जब तक इसके अंदर सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे या इनके अंदर रिप्लेस करने के लिए ना कुछ बचे। ठीक है, जब तक ये रेड करेंगे तो यानी कि इसमें 4 हाइड्रोजन थे, तो चारों हाइड्रोजन को ये Cl से रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 4 हाइड्रोजन रेडिकल बचेंगे। जो हमारे Cl रेडिकल यहाँ पर बचे थे उन रिएक्शन से रिएक्ट कर लेगा और हमारे रिएक्शन में हमारे कहते हैं कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बचेगा, जिससे ये पूरी बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। और इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में करा है इसका क्लोरीन के साथ में। ठीक है, इसको हम ब्रोमीन के साथ में भी कर सकते हैं। जो स्टेप सारे से क्लोरीन में वो ब्रोमीन में भी हम यूज कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो हमने ये देखा है ये क्या है क्लोरीनेशन। और अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रोमीन के साथ में तो ये हो जाएगा ब्रोमिनेशन। ठीक है, और साथ में है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन को तो एक प्रोसेस में ये समझा, एक तरीका इसमें और है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी सब्स्टिट्यूट को मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर R है, ये H है और हमने इसकी रिएक्शन करा दी HONO2 के साथ में, तो क्या होगा ये H इस NO2 से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा RNO2 और प्लस H2O, यानी कि ये रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन की। इस तरीके से हम सल्फोनेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे इन्हीं की फॉर्म्स हैं दूसरी, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ये सभी इन्हीं के ही एग्जाम्पल हैं जिनको हमने लिखा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, बाकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।